दोस्तों सभी को नमस्कार। भाई आने वाले 2-3 महीने के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। उसमें हम चाहे सीटेट की बात करें या आगे चलकर नवंबर में स्टेट की बात करें या फिर डीएसएसपी के अंदर टीजीटी एसएस की बात करें या अभी चंडीगढ़ के अंदर जो टीजीटी के एग्ज़ाम होंगे उनकी बात करें, तो इसमें आपको एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान रखते हुए, खासकर अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट तो टोटली जो डिपेंड है वो एनसीईआरटी पर ही है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो 60 का आएगा, तो वो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड आता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी और विषय है हमारा हिस्ट्री। ये हमारे अतीत पार्ट सेकंड है। इसके जो चैप्टर हैं यहाँ से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपने कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देना है भविष्य के अंदर, तो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। किसी ने भी इसी तरह से फैक्ट आपको नहीं डिस्कस किए होंगे। तो मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और आप जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको नोट करते रहिए, और इसकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे जो चीज हम पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, यदि आपने एनसीईआरटी की बुक देखी है तो उसमें एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का 8th क्लास के अंदर, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये हमारा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास को। ये दोस्तों जैसे हम बात करते हैं, भारत के अंदर बहुत सारे विदेशी व्यापारी लोग आए। खासकर हम यूरोपियों की बात करें, डच आए, डेनिश आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। तो इनके लिए भारत एक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, और जो ज्यादातर फोकस होता था यहाँ से व्यापार पर, वो कपड़ा, मसाले और आगे चलकर लोहे से बनी हुई कुछ चीजें, उनका भी यहाँ से व्यापार होने लगा। और व्यापार का आज अगर हम देखें तो हमारे पास व्यापार करने के बहुत सारे यातायात के साधन हैं। हम बाई एयर भी जा सकते हैं, सड़क से भी जा सकते हैं, लेकिन उस दौरान जो व्यापार करने के लिए मेन जो रास्ता होता था दोस्तों, वो बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था, पोर्ट्स का यूज किया जाता था। उसी तरह से ये आपको मैंने एक चित्र यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ये जो बंदरगाह है ये गुजरात के अंदर जो सूरत है, ये वो बंदरगाह है, और इसका 17वीं शताब्दी के अंदर व्यापार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक अपना रोल अदा करती थी। तो यहीं से इसी के माध्यम से व्यापार होता था। तो ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन गए हैं। तो मैं जो जो चीजें आपको अंडरलाइन करूं उनको आपने नोट कर लेना है। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो दोस्तों ये जो सूरत वाली बंदरगाह है, ये व्यापार के लिए महत्वपूर्ण एक केंद्र होता था, और इसका व्यापार करने के लिए जो इस्तेमाल कौन करते थे उस दौरान, डच और ब्रिटिश, यानी डच और ब्रिटिश भारत के अंदर व्यापार करने के लिए डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, डेनिश भी आए, फ्रांसीसी भी आए। लेकिन इस बंदरगाह का जो यूज करते थे वो डच और ब्रिटिश करते थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्टार्टिंग के अंदर सूरत बंदरगाह का प्रयोग किन व्यापारियों के द्वारा किया गया, तो हम जाएंगे डच और ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा। आगे चलकर दोस्तों जैसे इसका जो महत्व रहा, ये 17वीं शताब्दी तक ही रहा। आगे चलकर 18वीं शताब्दी के अंदर धीरे धीरे, क्योंकि दूसरे रास्ते भी खुलने लगे, दूसरे रास्ते बनने लगे, तो 18वीं शताब्दी के अंदर इस जगह का महत्व कम होता चला गया। तो यहां से आप जो ध्यान रखोगे, ये 4-5 जो मैंने पॉइंट बताए हैं, तो इनको आपने ध्यान रखना है। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये व्यापार का केंद्र कौन सी शताब्दी तक रहा, तो ये 17वीं शताब्दी तक रहा। और कौन इसका प्रयोग करते थे ज्यादातर, डच और ब्रिटिश के साथ आपने जाना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों जैसे जैसे आप ये देखना भाई, औद्योगिक क्रांति आई, यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, नई नई मशीनों का आविष्कार किया। और औद्योगिक क्रांति की हम बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई थी। तो उसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, ये आपको कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 19वीं शताब्दी के अंदर सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र कौन था, तो औद्योगिक राष्ट्र हम किसके साथ जाएंगे, ब्रिटेन के साथ। 1850 के दशक जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगे तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ये दोस्तों सी टेट और एस टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दुनिया का कारखाना किसे कहा गया है, दुनिया का कारखाना ब्रिटेन को कहा गया है, क्योंकि यहां पर लोहा और इस्पात उद्योग वो पनपने लगे थे। तो ये इसका एक उदाहरण है। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती। दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा हुआ, भारत के अंदर जो लंबे समय तक और जिसका अधिकार रहा वो रहा दोस्तों ईस्ट इंडियन कंपनी का। ईस्ट इंडियन कंपनी, क्योंकि भारत में कंपनियां तो बहुत सारी आई थी, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, डेनिश भी आए, लेकिन जो लंबे समय तक व्यापार कर पाए वो थी ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडियन कंपनी क्या करती, भारत से कच्चा माल ले जाती या तैयार चीजें भी ले जाती, उनको यूरोप में जाकर बेच देती। कच्चे माल से क्या करती, चीजें तैयार करके वापस भारत में बेच देती। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। अब ये क्या करते थे, यहां से चीजें खरीदते थे और इंग्लैंड व यूरोप के जो दूसरे देश है ना, खाली ऐसा नहीं इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के जो दूसरे देश थे वहां पर भी ये चीजों को बेचते थे और इससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। क्योंकि भारत के अंदर जो चीजें बनाई जाती थी स्टार्टिंग के अंदर, कपड़े की बात करें हम, कपड़ा उत्तम क्वालिटी का होता था और पूरे विश्व के अंदर ही इसकी डिमांड थी। अब इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति होगी तो वहां पर चीजों का उत्पादन बढ़ जाएगा। एक चीज तो यह है कि यदि मशीनों से कपड़ा बनाया जाएगा तो वो ज्यादा मात्रा में बनेगा और उसकी कीमत भी कम होगी। तो इस तरह से आगे चलकर हम ये देखेंगे जो भारतीय कपड़ा था वो ब्रिटेन के कारखानों के अंदर जो उत्पादित होने वाले कपड़े का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो यहां पर देखते हैं, जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। तो आगे चलकर जैसे जैसे दोस्तों इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, वहां पर फैक्ट्री लगी, तो वो लोग क्या करते, कपड़े का उत्पादन करते और बाजार के तौर पे भारत को भेज देते। क्योंकि भारत के अंदर उस दौरान इस तरह से बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती थी। यहाँ पर जो कपड़ा बनाया जाता था वो कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग, यानी घर के अंदर ही लोग कपड़ा बनाते थे। एक लार्ज स्केल पर इस तरह से फैक्ट्री नहीं होती थी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी और वहां पर कपड़ा बनाया जाने लगा, दूसरी चीजें बनाई जाने लगी और भारत को एक बाजार के तौर पर यूज किया जाने लगा। अब एक चीज देखिए, पहले तो चीजें यहां से उत्पादित होकर वहां जाती थी, अब उत्पादित होकर वहां से यहां आएंगी। तो आगे चलकर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो भारतीय बुनकर थे या जो अपने घरों के अंदर काम करने वाले थे उनके लिए आजीविका की समस्या पैदा हो जाएगी। ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजार में आने लगा, इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। ये भी इसमें से भी सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस फैक्ट से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए तो आप मेरे को 9996406888 पर मैसेज कर दीजिए, हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे चलते हैं। अब जैसे एक वर्ड यूज होता है पटोला बुनाई, पेपर में क्वेश्चन आता है पटोला क्या होता था, सीटेट में कई बार क्वेश्चन आया है पटोला क्या होता था। अब जैसे ये आपको यहां पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, मतलब ये नहीं है, आप इसके पीछे आप ये देखना
इसके पीछे एक खास एक कपड़े की किस्म लगी हुई है, ठीक है, और इस कपड़े पर आपको हाथी का चित्र दिखाई देता है। तो ये जो बुनाई है, इस बुनाई को क्या नाम दिया गया है? पटोला बुनाई। पटोला बुनाई, जैसे क्वेश्चन आता है, ये किस क्षेत्र के अंदर विकसित हुई? सूरत और अहमदाबाद और पाटन में होती थी। यानी पाटन से क्या बन गया? ये पटोला बन गया। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यहाँ के स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई। जैसे जैसे दोस्तों जो भारतीय ये बुनाई थी, ये कपड़ा विदेशों के अंदर भी पहुंचा और विदेशों के अंदर भी फिर इसी तरह की नकल करके कपड़ा बनाया जाने लगा। तो यहाँ से आपने ये फैक्टर ध्यान रखना है। कई बार ये पूछा जाता है पटोला बुनाई, पटोला या तो पूछ लिया जाएगा पटोला क्या है? पटोला एक बुनाई है। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? सूरत, अहमदाबाद और पाटन में ये विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम हो गया पटोला। और इसके अंदर ज्यादातर जानवरों के इनके चित्र बनाए जाते थे कपड़े पर। जैसे कि ये कपड़ा है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये आपको हाथी का चित्र दिखाई देता है। अगर ध्यान से देखोगे तो आप, यदि आपकी पार की नजर है तो आप इसको पहचान जाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरह के जो फैक्ट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे और सीटेट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अपना कॉपी पेन साथ रखिए, इसको नोट करते रहिए। और मैं आपको बता दूं, ये खाली एक चैप्टर की बात नहीं करता, मैं पूरी एनसीईआरटी आपको कराऊंगा। हमारा जो पिछले 15 साल का अनुभव है, और मैं गारंटी देता हूं सीटेट के अंदर आपको जो आपका सब्जेक्ट होगा वहां पर पूरे के पूरे एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सब्जेक्टिव करने के बाद हम आगे चलकर ऑब्जेक्टिव सीरीज भी करेंगे, उससे भी आपको जुड़ना है। नेक्स्ट है शब्दों में इतिहास छिपा है। दोस्तों बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने साथ एक इतिहास छुपा कर रखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के कारण ही किसी जगह का नाम पड़ जाता है, या किसी नाम के कारण क्या है, कुछ किसी जगह के कारण भी कुछ शब्द निकल के आते हैं। जहां पर मान लीजिए कोई कपड़ा किसी जगह पर बनता होगा, उसी से उस कप का नाम पड़ जाएगा। तो बहुत सारे, इसलिए हम ये कहते हैं कि शब्दों में इतिहास छिपा होता है। इसको, इन कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले, एक क्वेश्चन आता है कि जो यूरोपीय व्यापारी थे उन्होंने भारतीय कपड़ा सबसे पहले कहां पर, कौन से बाजार के अंदर देखा था? तो ये आप देख बताओगे, इराक के मोसूल शहर में, इराक के मोसूल शहर के अंदर यूरोपियों ने सबसे पहले भारत का बना कपड़ा देखा था। दोस्तों यूरोपियों के भारत आने से पहले भारतीय जो व्यापार था उस पर जो अधिकार होता था वो अरबों का होता था। ये भी आपने ध्यान रखना है। अरब व्यापारी, अरब के व्यापारियों के पास देखा। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसीलन कहने लगे। मसीलन, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, ये पूछा जाता है मसीलन क्या था? तो मसीलन बाद में दोस्तों जिसका नाम, रूप जिसका बदल के मसीलन से बन गया ये मलमली। आप ये भी कहते हैं ना मलमली कपड़ा, यानी बहुत मुलायमदार, जो बारीक रेसे से बनाया जाता है। तो इसके लिए जो पहले वर्ड यूज किया जाता था वो मसीलन यूज किया जाता था। मसीलन से क्या बन गया? मलमल। मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित होने लगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले भारत के अंदर जो आए थे पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के अंदर आए, और वास्को डी गामा जब भारत से वापस गए थे तो वो अपने साथ मसाले और कपड़ा अपने साथ लेके गए थे। मसाले और कपड़ा जो वो यहां से लेके गए और उन्होंने जाकर वहां पर बेचा था, उससे उनको 600 गुना उनको प्रॉफिट हुआ था। तो स्टार्टिंग के अंदर यही चीज इसके अंदर बताई गई है कि मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में केरल के कालीकट में डेरा डाला था, ठीक है। सबसे पहले कालीकट के अंदर आए थे और एक राजा होता था जैमोरिन, ये आता जैमोरिन। जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था, जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था। कालीकट से वो कपड़ा लेके गया, मैंने अभी बताया कालीकट से वो कपड़ा लेके गया और उस कपड़े को नाम दे दिया गया कैलिको। अब जैसे ये क्वेश्चन आगे इसी तरह से आता है, मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा लेते हुए गए,
कालीकट से निकलने वाले शब्द को कैलिको कहने लगे, कैलिको। और बाद में सूती कपड़े की इस किस्म को, सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। यानी कालीकट से कपड़ा गया, कपड़ा कैसे गया, सूती गया, और उस सूती कपड़े को फिर नाम दे दिया गया कैलिको। पेपर में ये सीटेट में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कैलिको क्या था या कैलिको शब्द कहां से निकला, तो ये आपने ध्यान रखना है। और देखो ये आपको जैसे कपड़ा दिखाई दे रहा ना, इस पे इस कपड़े पर छोटे छोटे आपको बारीक बारीक छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे हैं, बुनाई, छोटी बुनाई दिखाई दे रही है, तो ये इसी तरह का कपड़ा होता था। नेक्स्ट आ जाइए आप, बही। बही क्या होता है, जैसे हम ये कहते हैं बही खाता, नाम सुना होगा ना आपने, भाई ये तो बही में रिकॉर्ड हो गया, खाते में रिकॉर्ड हो गया, बही खाता। बही होता है एक पुस्तक या जहां पर कोई रिकॉर्ड लिख दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि भारत का जो कपड़ा है ना, इतना पॉपुलर हो गया था, इतना उसकी डिमांड हो गई थी, विदेशों से बहुत सारा इसके ऑर्डर आने लगे थे। एक रिकॉर्ड लिखा गया है कहीं पर, उसमें ये बताया गया है, उसमें ये बताया गया है दोस्तों, भारत में उस साल जो थान मिले थे ये इतने 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था, ठीक है। और उस दौरान ज्यादातर जो कपड़ा यूज होता था वो सूती और रेशम, और भारत के अंदर प्रचलित उस दौरान ये जो किस्में थी जिनका रिकॉर्ड का में जिक्र किया गया, ये 98 किस्म थी। अब एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है पीस गुड्स किसको कहा गया है, पीस गुड्स। भारत से जाने वाला सूती और रेशमी कपड़ा यूरोप के अंदर जो जाता था उसको यूरोपीय व्यापारी क्या कहते थे, पीस गुड्स कहते थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये सीटेट के अंदर बहुत बार आ चुका है। पीस गुड्स क्या था, तो आप बताओ कि पीस गुड्स एक कपड़ा होता था, और कौन सा कपड़ा, सूती और रेशमी। नेक्स्ट देखिए आप, छीट। हम ये कहते हैं ना भाई छीट के कपड़े डाल लिए, यदि आप कपड़ा डालते उस पर छोटी छोटे बारीक बारीक छोटे छोटे फूल होंगे, चितके चितके छोटी छोटी पत्तियां बनाई जाएंगी, वो कपड़ा कैसा कहलाता है, छीट का कपड़ा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई देने लग रहा है, ये छोटे छोटे फूल हैं, अगर इस कपड़े को नाम दिया जाए तो ये कपड़ा किसका कहलाएगा, छीट का। लेकिन ये जो वर्ड है ये कैसे डेवलप हुआ है, ध्यान रखना। अंग्रेजी का सेंट जो शब्द है ये हमारे हिंदी के छीट से निकला है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो छीट का कपड़ा जाता था ये यूरोप के अंदर जाता था, और छीट को उन्होंने नाम दे दिया, फिर धीरे धीरे इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा, सींट्स होगा, ठीक है। हमारे यहाँ रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे कपड़े को कहा जाता था छीट वाला कपड़ा। इंग्लैंड के और यूरोप के अंदर भारतीय कपड़े की जबरदस्त मांग थी, और उस पर क्या बनाई जाती थी, आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेसे से ये कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। यानी एक अलग ही आदमी, जो वहां पर भी यूरोप के अंदर भी अगर कोई आदमी इस कपड़े को पहनता था ना, तो मतलब अलग ही उसके अंदर फीलिंग होती थी कि मैंने बाहर से आने वाला छीट का कपड़ा डाल रखा है, ठीक है। आजकल हम जैसे फैशन के दौर में हम ये करते हैं ना, मैंने ये ब्रांडेड चीज डाल रखी है, ये चीज डाल रखी है। हमारा तो इतिहास बहुत पुराना, हम तो पहले से ही लोगों के लिए ब्रांड बन गए, पहले से ही ब्रांड थे, ठीक है। हमारे को लोग फॉलो करते थे, लेकिन आज हम विदेशी चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं और अपने आप को ये मानते हैं कि मैंने ये चीज विदेशी ब्रांड डाल रखा है, ये डाल रखा है ये। तो ये कुछ नहीं दोस्तों, हम सबसे ही विश्व के अंदर प्रमुख रहे हैं। तो अपनी चीजों पर आइए आप। तो आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े की एक अलग से ही पहचान थी, ठीक है। अब ये आता है जैसे बंडाना। बंडाना क्या होता है दोस्तों, बंडाना, बंडाना जो शब्द है ये बांधने से बना है। यदि आप अपने सिर पर एक फूलों वाली इस तरह से पगड़ी बांधते हो तो उसको नाम दिया जाता है बंडाना। फूलों वाली पगड़ी अपने सिर पे बांध ली, उसको बंडाना नाम दिया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाइए, बही में कहीं दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है। जैसे जो कपड़ा जहां से निकल गया ना, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे पाटन से कोई कपड़ा निकला था तो वो पाटन से पटोला हो गया। जो कपड़ा जहां से निकला उसी तरह से उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे कलकत्ता कासिम बाजार, कलकत्ता का कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता उड़ीसा, और चारपुर,
यहां से जो कपड़ा निकलता था इन्हीं के कारण से उसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी कपड़े की किस्म थी, इनको आपने ध्यान रखना। अब ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया जाए और इसको कहते हैं बडाना शैली के कपड़े। अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रख लेना, बडाना शैली के कपड़े कहाँ बनाए जाएंगे? राजस्थान और गुजरात के अंदर। ये कपड़ा कैसा होगा? रेशम का। कैसे बनाया जाएगा? इसमें उनको सोने के तारों से इस पर कढ़ाई की जाती है। जैसे ये कपड़े का जो उदाहरण है ना, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये बडाना शैली है और इसका प्रयोग आमतौर पर सिर पर बांधने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय बाजारों के अंदर भारत के कपड़ा कैसा था? भारतीय कपड़े की डिमांड कैसी थी यूरोपीय देशों के अंदर? 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारत कपड़े की लोकप्रियता। अब यहां से दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक आता है कैलिको अधिनियम। कैलिको अधिनियम क्या था? अब भारत से हमने पहले ही बताया कि भारत का जो कपड़ा था उसकी डिमांड यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब भारत के कपड़े की डिमांड वहां पर ज्यादा होने लगी, वहां पर जो कपड़ा होता था उसकी डिमांड वहां पर इतनी ज्यादा नहीं थी। तो वहां के व्यापारियों ने ये लगा कि भाई हमारा तो बिजनेस चौपट हो गया, हम क्या करें? तो सरकार से एक जबरदस्त कानून बनवाया कि भारत से जो कपड़ा आएगा ना उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, और इसको नाम दिया गया था कैलिको अधिनियम। यानी कैलिको, अभी बताया था ना मैंने, कैलिको तो कपड़े की किस्म थी, इसी के नाम से कैलिको अधिनियम बनाया गया। इसको एक बार पढ़ना आप। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारत के कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। यानी इंग्लैंड के अंदर जो ऊन और रेशम के जो कपड़े बनाते थे ना, तो वो भारत का विरोध करने लगे। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर बैन लगाने के लिए कानून बना दिया। देखो इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया कि भाई वहां पर कोई भी व्यक्ति छींट या इस तरह के सूती कपड़ों का प्रयोग नहीं करेगा, और इसके लिए कानून बना दिया गया और इस कानून को नाम दिया गया कैलिको अधिनियम। कैलिको अधिनियम ये सीटेट में बहुत बार आ चुका है, सीटेट और एसटेट में भी, और एक बार तो ये DSSS में भी आया है, और उम्मीद करते हैं आगे चलकर चंडीगढ़ के अंदर या DSSP के और एग्जाम होंगे उनके अंदर भी आएगा। तो दोस्तों कैलिको अधिनियम क्या था? कपड़े से जुड़ा हुआ। भाई यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर सूती कपड़ा या कोई भी प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आप, अब भारतीयों से मुकाबला करना था तो अपने कपड़े की किस्म को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय कपड़ा बनता है उसी तरह का कपड़ा उनको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इंग्लैंड के अंदर कुछ तकनीकी चीजें का इस्तेमाल किया गया। तो ये आप ध्यान रखना। 1764 में जॉन केने ने सीपिंग जेनी का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सीपिंग जेनी क्या होती है। पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सीपिंग जेनी है क्या? कपड़ा बनाने की एक मशीन जिस पर बहुत सारी कतली लगी होती हैं उसको सीपिंग जेनी कहते हैं, और इसका आविष्कार किया गया 1764 के अंदर जॉन केने ने। ये बहुत ध्यान रखना। परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1768 में रिचर्ड आर्कराइट ने जैसे वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे क्या हो गया? सूती कपड़े की बुनाई के अंदर क्रांति आ गई। यानी इंग्लैंड के अंदर जब इन चीजों का प्रयोग किया जाने लगा तो वहां पर कपड़े के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ये बीजा आपने ध्यान रखना है। सीपिंग जेनी क्या है? हमने बता दिया, सीपिंग जेनी एक कपड़ा बनाने की मशीन है जिसका आविष्कार किसने किया? 1764 में जॉन केने ने। नेक्स्ट आ जाइए। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारियों ने, कंपनियों ने इस तरह के व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशम कपड़े खरीदती थी। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में जो कपड़े खरीदे जाते थे उसके लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, तो वो प्रयोग किया जाता था चांदी का। ठीक है। बुनकर कौन होता है?
आमतौर पर बुनकर की हम बात करें, जैसे इस चित्र के अंदर आपको कुछ व्यक्ति कपड़ा बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग क्या है? बुनकर। जो कपड़े बनाने का काम करेगा वो बुनकर कहलाएगा। ये बुनकर समुदाय भारत के अंदर कहां से निकल के आता था, कौन सी जाति के लोग होते थे, ये हम डिस्कस करेंगे। बुनकर कौन थे? बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहां पे हम ये कह देते हैं जुलाया। इन जुलाहे के अन्य नाम है, जैसे तांती भी कह दिया इनको। बंगाल का में अगर जुलाहे के लिए प्रयोग होगा वो तांती होगा, या जुलाहे के लिए मोमिन का भी होगा। दक्षिण भारत के साले व कैकोलार और वेदांग समुदाय बुनकरी के लिए जाने जाते थे। जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ये नाम दे दिए जाएंगे आपको। ये समुदाय किसके लिए जाने जाते हैं? ये अपने जाने जाते हैं कपड़े की बुनाई के लिए। यदि इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 9996406888 पर भी कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब जो कपड़ा, भारत का कपड़ा अपना एक वर्चस्व बनाए हुए था, उसका पतन कैसे होते चला गया? भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ? अभी हमने बताया जैसे भाई ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, और ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई तो कपड़े का उत्पादन ज्यादा होने लगा, और उन्होंने इस तरह के कपड़े का प्रयोग बनाना ज्यादा बनाया जो भारत के अंदर जिसकी डिमांड ज्यादा थी, यानी जिसको गरीब या आम लोग ज्यादा पहनते थे, मोटा कपड़ा। तो मोटा कपड़ा भारत में ज्यादा भेजा जाने लगा। अब वहां पर बड़े स्केल पर कपड़ा बनाया जाता था, उसकी कीमत कम होती थी, तो भारत के अंदर जो घरों के अंदर कारीगर कपड़ा बनाते थे उनकी कीमत ज्यादा होती थी। इस तरह से धीरे धीरे भारत के अंदर जो कपड़ा बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनके सामने आजीविका की समस्या आ गई। ये देखिए, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला तो क्या हुआ, हमारे यहां पर जो कपड़ा बनाते थे उनको उनसे मुकाबला करना पड़ा, क्वालिटी के अंदर भी और कीमत में भी, दोनों तरह से। ठीक है, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा। जो पहले इंग्लैंड भारत से कपड़ा लेके जाता था, अब उल्टा होगा, इंग्लैंड भारत में कपड़ा लेके आने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा थोप दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे हमने बताया कि कैलिको अधिनियम भी का लगाया था, और ये लगा दिया कि भारत से जो कपड़ा वहां पे जाएगा ना, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया। ठीक है, अब टैक्स ज्यादा लगा दिया तो भारत से जाने वाला कपड़ा वहां पर महंगा हो गया, और वहां से उत्पादित होने वाला कपड़ा तो सस्ता है। ठीक है, ओरांग, अभी एक देखना, ये एक वर्ड है, पूछा जाता है कि ओरांग क्या है। फारसी भाषा में गोदाम, जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है उसको ओरांग कहा जाता है। जहां पर आप चीजों को स्टोर करोगे, रखोगे, उसको क्या नाम दिया गया? ओरांग। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करके रखा जाता। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है सीटेट के अंदर कि ओरांग क्या है, यानी स्टोर की जाने वाली जगह। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर कपड़ा बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। ठीक है, आप ये देखिए, भारत के पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर, दक्षिण भारत में मदुरा, ये कपड़ा बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। यहाँ पर ज्यादा लोग बुनकर होते थे, और इसी कारण से ये जगह कपड़ा बनाने की केंद्र होती थी। जैसे महात्मा गांधी ने एक लोगों को ये कहा था कि हमने क्या करना चाहिए, अपने से ज्यादा अपने यहाँ पर उत्पादित वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए, और उन्होंने खादी पर का प्रयोग करने पर ज्यादा बल दिया था। इससे थोड़ा बहुत जो भारत के अंदर जो उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति थे ना, उनको थोड़ी बहुत मजबूती मिली, और लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों के आह्वान किया कि वे आयात कपड़े का बहिष्कार करें और अपने हाथ से बना हुआ कपड़ा पहने। इस तरह से खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक चली गई, चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में उसे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच में जगह दी गई। यानी महात्मा गांधी ने खादी उद्योगों के लिए काफी जो मूवमेंट चलाई, उससे भारत के उद्योगों को काफी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। देखो भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, उससे वो जो कपड़ा यहाँ पर बन के आने लगा, तो जो छोटे घरों पर कपड़ा बनाने वाले थे उनके लिए आजीविका का साधन समाप्त हो गया उनके लिए। अब वो क्या करेंगे? बुनकर सूत काटने वालों का क्या हुआ? उनमें से बहुत सारे तो खेतों के अंदर एक मजदूरी करने लगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भारत में जो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, कपड़ा ज्यादा प्रयोग बनाया जाने लगा, तो उससे भारतीय उद्योगों पर क्या असर पड़ा और या मजदूरों पर क्या असर पड़ा? तो भारतीय जो मजदूर थे वो क्या करने लगे? अब आपके सामने आप जो काम करते हो वो काम छिन जाए तो क्या करोगे? आजीविका कमाने के लिए कोई और काम करेंगे। तो वो बेचारे क्या करने लगे? खेतों के अंदर मजदूरी करने लगे। ठीक है। कुछ शहर में चले गए, भाई वहां पर भी लेबर करने लगे। ठीक है। कुछ यहां से लेबर के तौर पर दूसरी जगह पर जहां पर चले गए, जैसे अमेरिका के बगानों में, अफ्रीका और अमेरिका के बगानों में काम करने के लिए चले गए। ठीक है। कुछों ने क्या किया, आगे चलकर जो कपड़ा मिल खुलेंगी आगे चलकर भारत के अंदर, उनमें वो मजदूर के तौर पर काम करने लगे। अब ये देखो, जैसे भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, ये कपड़े के महत्वपूर्ण केंद्र बनेंगे आगे चलकर कारखानों के, और यहां पर वो मजदूरों के तौर पर काम करेंगे। ये ध्यान रख लेना यहां से। नेक्स्ट देखिए आप, सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत के अंदर सूती कपड़ा मिल किस तरह से उदय हुआ उनके अंदर, या कौन सी सूती कपड़ा मिल भारत के अंदर सबसे पहले लगी, ये चीज आपने ध्यान रखना। अब ये भारतीयों के अंदर भी मजबूरी होगी कि भाई हमारे को भी कर्गों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर भी क्या करनी चाहिए? इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ताकि इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों का भी हम भी मुकाबला कर सकें। इसलिए धीरे धीरे भारत के अंदर भी सूती कपड़ा मिल लगने लगी। ये टेबल आपने ध्यान रखनी है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई, और ये 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। दोस्तों यहां से आपने ध्यान रखना है, इंग्लैंड और चीन को जो कच्चा कपास जाता था उसके लिए मेन बंदरगाह कौन सी होती थी? बंबई। क्योंकि बंबई गुजरात का जो एरिया है वहां पर मिट्टी काली मिट्टी है, और काली मिट्टी के अंदर कपास ज्यादा पैदा होता है, तो इसलिए वहां पर कच्चा माल यानी कपास ज्यादा पैदा होता था, और यहीं से दूसरे देशों के अंदर कच्चा माल जाता था। जैसे मैंने भी बताया था, बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली विशाल पट्टी के निकट है जहां कपास की खेती की जाती है, और जहां पर कच्चा माल हमारे को आसानी से मिल जाएगा, लेबर आसानी से मिल जाएगी, वहीं पर उद्योग विकसित हो गए। और यही कारण है कि सबसे पहले जो सूती मिल है वो मुंबई के अंदर स्थापित हुई थी। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने को ले गए। अहमदाबाद में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद के अंदर पहला कारखाना कब खुला? 1861 में। अगले साल ही कानपुर के अंदर एक कारखाना खुल गया, और भारत के इन कारखानों के अंदर मजदूरों की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। इसलिए बहुत सारे जो लोग छोटे थे ना, घरों के अंदर काम करते थे, उन्होंने भी अपने काम धंधे छोड़कर वो क्या करने लगे? शहरों की तरफ निकल पड़े इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। अब ऐसा होता है दोस्तों, कोई भी जब इंडस्ट्री लगती है तो स्टार्टिंग में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से भारतीयों के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग के अंदर जब ये उद्योग लगे तो भारतीयों को इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं को जूझना पड़ा। तो पहली समस्या तो क्या थी दोस्तों? सबसे पहले तो ये थी कि ब्रिटेन के अंदर जो कारखानों से उत्पादित कपड़ा था उससे हमारे को मुकाबला करना था, वो हमसे पहले विकसित हो चुके थे। पहली तो ये। दूसरा क्या है, ज्यादातर देशों में सरकारों ने आयात वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकों को बढ़ावा दे दिया।
भाई बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया कि विदेशों से जो कपड़ा आएगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लगाएंगे तो वो कपड़ा ज्यादा महंगा होगा, कोई भी चीज है। तो इसलिए इससे क्या जाएगा कि आपने देश के अंदर जो चीजें बनने लग रही है ना, आप उन्हीं का प्रयोग कीजिए। आप एक चीज देखना, भारतीय कपड़ा उद्योग कब ज्यादातर विकसित हुआ या भारतीय कपड़े की डिमांड कब ज्यादा हुई? जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक ये चला। तो उस दौरान इंग्लैंड के औद्योगिक यानी कारखानों के अंदर उत्पादन कम हो गया और कपड़े की डिमांड ज्यादा थी। तो इसलिए जो ये डिमांड जो पूरा की, ये पूरा की दोस्तों भारत के उद्योगों ने। ठीक है, इस तरह से भारतीय उद्योग थे जो कपड़ा उद्योग, उनके लिए हम ये कहेंगे एक ये जीवन दान मिला उनको, और यहीं से उन्होंने फिर अपने उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों यही तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जो चीजें आपको पढ़ाई हैं ये आप याद रखोगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन और मिलेंगे। और इस चैप्टर की सेकंड क्लास मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। और दोस्तों यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहो तो आप प्ले स्टोर से चाणक्य इंस्टीट्यूट सोनीपत की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमने सीटेट, एसटेट और डीएसएसबी और टीचिंग से रिलेटेड दूसरे जितने भी एग्जाम हैं उनके सभी कोर्सेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर आपने मेरे को सुना तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जल्द ही एक नई क्लास के अंदर मिलते हैं, इसी चैप्टर के कुछ पार्ट हैं उनको पूरा करेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इन फैक्ट्स को नोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और यदि कोई भी आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह ये चाहिए तो आपको जो मैंने नंबर लिखा था 9996406888 उस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।